लिखिए, वेतन से आय, वेतन से आय, अवकाश ग्रहण एवं छंटनी। वेतन से आय, अवकाश ग्रहण एवं छंटनी। अवकाश ग्रहण एवं छंटनी। देखिए, कर्मचारी जो होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट एंड रिट्रेंचमेंट। इनकम फ्रॉम सैलरीज, रिटायरमेंट एंड रिट्रेंचमेंट। देखिए, एक कर्मचारी जो होता है ना भैया, एक कर्मचारी सेवा जब सर्विस में रहता है तो उसे वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, लेकिन सेवा से जब रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसे रिटायर होने के बाद भी कुछ राशियां मिलती हैं, जिसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करते हैं, लेकिन उसे क्या मानते हैं, रिटायरमेंट और छंटनी, इस हेड में दिखाते हैं। और वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगी, तो इसकी कुछ राशि एग्जम्प्ट होती है, कुछ टैक्सेबल होती है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं कि इनको रिटायर होने के बाद या किसी कर्मचारी की छंटनी होने के बाद उसे क्या क्या मिलता है और क्या मिलता है और उसमें कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्ट है। तो लिखिए, जब कोई कर्मचारी सेवा से अवकाश ग्रहण करता है तो, जब कोई कर्मचारी सेवा से अवकाश ग्रहण करता है तो एक नियोक्ता द्वारा क्या लिखिए, एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निम्नलिखित भुगतान किया जाता है। एक नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को निम्नलिखित भुगतान किया जाता है। किया जाता है। लिखिए, पहला अनुग्रह राशि, ग्रेच्युटी, अनुग्रह राशि, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी। दूसरा लिखिए, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले प्राप्त राशि, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले प्राप्त राशि, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले प्राप्त राशि। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, छुट्टियों के बदले प्राप्त राशि, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तीसरा लिखिए, पेंशन, पेंशन, चौथा लिखिए, सेवा से छंटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, सेवा से छंटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, सेवा से छंटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। आगे लिखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट। आगे लिखिए, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि। और आगे लिखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट। क्या लिखिए, प्राप्त राशि। आगे लिखिए, भविष्य निधि से प्राप्त रकम, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि से प्राप्त रकम। लिखिए, नीचे लिखिए लाइन, उपरोक्त सभी भुगतान, उपरोक्त सभी भुगतान, उपरोक्त सभी भुगतान
सकल वेतन के अंग होते हैं। उपरोक्त सभी भुगतान सकल वेतन के अंग होते हैं। सकल वेतन के अंग होते हैं। इसकी करयोग्यता के बारे में, इसकी करयोग्यता के बारे में, इसकी करयोग्यता के बारे में निम्नलिखित नियम हैं। इसकी करयोग्यता के बारे में निम्नलिखित नियम हैं। लिखिए पहला, ग्रेच्युटी अथवा अनुग्रह राशि। ग्रेच्युटी अथवा अनुग्रह राशि, इसकी थोड़ा मीनिंग लिख लीजिए, फिर बताएं इसके टैक्सेबल होने का क्या रूल है। लिखिए बेटा, लिखिए, ग्रेच्युटी एक स्वैच्छिक भुगतान या एक मुफ्त भुगतान है। ग्रेच्युटी एक स्वैच्छिक भुगतान या एक मुफ्त भुगतान है। आपके एग्जाम में कंफर्म है, ग्रेच्युटी, पेंशन, जो भी चीजें हैं आपके क्वेश्चन में थ्योरी के रूप में आ सकती हैं और न्यूमेरिकल रूप में भी आ सकती हैं। लिखिए, ग्रेच्युटी एक स्वैच्छिक भुगतान या एक मुफ्त भुगतान है जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को, जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उसके अवकाश ग्रहण पर, जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उसके अवकाश ग्रहण पर उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में, उसके अवकाश ग्रहण पर उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में, सेवाओं के बदले में प्रदान किया जाता है। प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। चलिए सुनिए बेटा, बात क्या है, ग्रेच्युटी क्या होती है सुन लीजिए। ग्रेच्युटी क्या है कि एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को, जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को क्या देता है, एक मुफ्त राशि देता है, इकट्ठा राशि, किसके बदले, जब वो सेवा काल में सेवा दिया रहता है, सेवा काल में जो सेवा किया रहता है उस सेवा के बदले रिटायर होने के बाद उसे एक मुफ्त राशि दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी कहते हैं। जैसे यक्स एम्प्लॉय है, ये वाई के यहां कोई काम कर रहा है, वाई के यहां सेवा दिया, 20 साल 25 साल 30 साल सेवा देने के बाद ये रिटायर हुआ या इसकी छटनी कर दी गई। जितने साल वो सेवा दिया उसकी सेवा काल में जो उसने सेवा दिया है उसके बदले रिटायर होने के बाद जो नियोक्ता है वो क्या करे, अपने कर्मचारी को कुछ पैसा दे, उसे क्या बोलेंगे, ग्रेच्युटी कहते हैं। इकट्ठा दी जाती है, किस्त वाइज नहीं कि मंथली मिले। रिटायर होने के बाद आपको इकट्ठा प्रदान किया जाएगा, कर्मचारी को क्या दी जाएगी, इकट्ठा 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी देना होगा इकट्ठा दिया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रेच्युटी कहेंगे। अब इसके टैक्सेबल होने के लिए क्या नियम है, लिखिए, यदि ग्रेच्युटी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो, यदि ग्रेच्युटी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो, यदि ग्रेच्युटी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो उसके वेतन शीर्षक के आय में करयोग होगा। यदि कर्मचारी को प्राप्त होती है तो उसके वेतन शीर्षक में आय में करयोग होगा। दूसरा लिखिए, यदि कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है तो, उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है तो, उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है तो यह उसके उत्तराधिकारी की अन्य साधनों से आज शीर्षक में करयोग होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो यह उसके उत्तराधिकारी के
अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, या उसके उत्तराधिकारी के अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, कर योग्य होगी। सुनिए दिव्या, बात क्या है कि अगर देखिए कर्मचारी रिटायर हुआ ना, रिटायर होने के बाद अगर उसका नियोक्ता उसको ग्रेच्युटी दे रहा है किसे, नियोक्त कर्मचारी को, तो कहां जाएगा, उसके इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कर्मचारी की डेथ हो गई तो भी ग्रेच्युटी मिली, तो ग्रेच्युटी किसे मिलेगी, उसके उत्तराधिकारी, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके परिवार में जो भी उसका उत्तराधिकारी हैं उन्हें मिलेगी। तो ये उनके वेतन में टैक्सेबल नहीं होगी, किसके, उत्तराधिकारी के, क्योंकि उसके वेतन की इनकम नहीं है। काम उसके उत्तराधिकारी की है, कर्मचारी किया है, कर्मचारी किया है। तो जब कर्मचारी को मिलेगा तो कहां जाएगा, वेतन शीर्षक में जाएगा, और कर्मचारी को नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा तो उसके उत्तराधिकारी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि वो उनकी सैलरी की इनकम नहीं होगी, अन्य साधनों से टैक्सेबल होगी। सिंपल सा फंडा है, क्या सुन लीजिए। यक्स एम्प्लॉय है, ये रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद इन्हें 4 लाख की ग्रेच्युटी मिली, तो ये 4 लाख की ग्रेच्युटी इनकम टैक्स के नियम के अनुसार जो टैक्सेबल होगा वो इनके इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। लेकिन इनकी पत्नी है क्यों, यक्स रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। अब ये 4 लाख रुपया इनकी पत्नी को मिला, तो क्या इनकी पत्नी ने सेवा दिया था, नहीं, तो इनकी पत्नी के किस में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगी ये, लेकिन सैलरी में नहीं। कहाँ, इनकम फ्रॉम अदर, क्योंकि उनकी पत्नी की अन्य साधनों से आय है, उनकी वेतन की आय नहीं। आगे लिखिए, लिखिए कर्मचारियों को, लिखिए कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सरकारी कर्मचारी, दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी। अब जरा सुनिए, सरकारी कर्मचारी कौन कौन होते हैं, सुन लीजिए पहले। सरकारी कर्मचारी कौन कौन होते हैं, केंद्र सरकार कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल स्थानीय सत्ता ऐसे नगर पालिका है ना, इसके कर्मचारी। मतलब कहने के हुआ, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो क्या होगा, पूर्णतया कर से मुक्त है। सुन लीजिए अच्छे से, अगर यक्स क्या होते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, इन्हें ग्रेच्युटी मिलती रिटायर होने के बाद, तो ये इनके वेतन शीर्षक में टैक्सेबल नहीं होगा, ये कर से मुक्त है। अगर उनकी पत्नी को मिलेगा तो उनके अन्य साधनों से आय शीर्षक में टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी कर से मुक्त है। यानी अगर ग्रेच्युटी किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, या उनकी मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, तो ये पूर्णतया कर से मुक्त है, ना सैलरी में टैक्सेबल होगी, ना अन्य साधनों से आय में टैक्सेबल होगी। बात समझ में आई। अब लिखिए आगे, गैर सरकारी कर्मचारी। हाँ, दूसरे वाला जो लिखवा है लिखिए, गैर सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी। लिखिए, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का कुछ भाग कर योग्य होता है तथा कुछ भाग कर मुक्त होता है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का कुछ भाग कर योग्य होता है तथा कुछ भाग कर मुक्त होता है। कुछ भाग कर योग्य होता है तथा कुछ भाग कर मुक्त होता है। कर मुक्त होता है। इसकी कर योग्यता के लिए गैर सरकारी कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। इसकी कर योग्यता के लिए गैर सरकारी कर्मचारी को 2 वर्गों में बांटा गया है। लिखिए, पहला
लिखिए पहला, 2 वर्गों में बांटा गया है। लिखिए पहला, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जिन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो, लिखिए, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लिखिए, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सुनिए, लिखना नहीं है, इसको डाल लीजिए हेडिंग बस, क्योंकि इसका लगाएंगे पूरा नियम बताएंगे ना अभी अब कि क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है, कैसे क्या। लिखिए, क्या लिखिए, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत, भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब सुन लीजिए कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं। सुनिए, कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, बागानों में काम करने वाले कर्मचारी, तेल उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी, खानों में काम करने वाले कर्मचारी, ऐसे दुकानों या प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं। 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं। यहां पे जो कर्मचारी काम करेंगे उन्हें क्या माना जाएगा? ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, जरा एक बार अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, प्राइवेट कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों तथा रेल कंपनियों में कार्य कर रहे कर्मचारी आते हैं। तथा रेल कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारी आते हैं। कार्य करने वाले कर्मचारी आते हैं जहां एक वर्ष में, आगे लिखिए, एक मिनट रुकिए, लिखे आते हैं। लिखिए, ऐसे प्रतिष्ठानों या दुकानों में कार्यरत कर्मचारी भी आते हैं। ऐसे दुकानों या प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी भी आते हैं। काम करने वाले कर्मचारी भी आते हैं जहां एक वर्ष में किसी भी दिन, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी सेवा में रहे हैं अथवा रहे थे। 10 या 10 से अधिक कर्मचारी सेवा में रहे हैं
अथवा रहे थे, अथवा रहे थे। अथवा रहे थे। सुन लीजिए भैया, क्या बोले मैं कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। चाहे कोई भी कारखाना होगा, कोई भी कारखाना होगा, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, तेल के क्षेत्रों में, खानों में, बगानों में, बंदरगाहों में। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर पानी की जहाजें आती हैं और अपना माल उतारती हैं, लोड करती हैं, बंदरगाह होते हैं। वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, या ऐसी दुकानों, ऐसे प्रतिष्ठानों जहां पर किसी भी दिन, एक साल में किसी भी दिन 10 लोग काम कर चुके हों या 10 लोग काम कर रहे हों किसी भी दिन, तो उस दुकान के कर्मचारी को क्या माना जाएगा, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब सुनो, जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ग्रेच्युटी कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्ट है, उसके लिए लिखिए नियम, लिखिए। ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि, ऐसे कर्मचारियों के लिए, इसमें लिखिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी, जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी, कर मुक्त होगी। जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी, कर मुक्त होगी। जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी, कर मुक्त होगी। शेष राशि, शेष राशि कर्मचारी के वेतन से आय में शामिल करेंगे। शेष राशि को कर्मचारी के वेतन से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। शेष राशि को कर्मचारी के वेतन से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। लिखिए, नंबर 1, पहला लिखिए, वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी, वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी, या नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन, 15 दिनों का वेतन। इसमें लिख लीजिएगा, यदि कर्मचारी मौसमी संस्थाओं में कार्यरत हैं, यदि कर्मचारी मौसमी संस्थाओं में कार्यरत हैं, मौसमी संस्थाओं में कार्यरत हैं, तो 15 दिन के स्थान पर 7 दिन की मजदूरी ली जाएगी। तो 15 दिन के स्थान पर 7 दिन की मजदूरी ली जाएगी। तो 15 दिन के स्थान पर 7 दिन की मजदूरी ली जाएगी। सात दिन की मजदूरी ली जाएगी। आगे लिखिए, तीसरा, अधिकतम राशि, अधिकतम राशि 20,000, 20 लाख, अधिकतम राशि 20 लाख, अधिकतम राशि 20 लाख।
लिखिए ग्रेच्युटी के लिए वेतन से आशय, हेडिंग ग्रेच्युटी के लिए वेतन से आशय, वेतन से आशय। लिखिए मूल अंतिम माह का वेतन, अंतिम माह का वेतन प्लस महंगाई वेतन, प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, प्लस महंगाई भत्ता, ब्रैकेट में चाहे सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, चाहे सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो। नोट लिखिए, अब नोट लिखिए, एक माह को 26 दिन का माना जाएगा, एक माह को 26 दिन का माना जाएगा, 26 दिन का माना जाएगा। आगे लिखिए 15 दिन के वेतन की गणना, 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से करेंगे, 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से करेंगे, निम्न प्रकार से करेंगे। लिखिए अंतिम माह का वेतन, अंतिम माह का वेतन इंटू 15/26, अंतिम माह का वेतन इंटू 15/26। नोट नंबर 2 लिखिए, यदि कोई कर्मचारी ठेका पद्धति से काम कर रहा है तो यदि कोई कर्मचारी ठेका पद्धति से काम कर रहा है तो काम कर रहा है तो 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। ठेका पद्धति से काम कर रहा है तो 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी, निम्न प्रकार से की जाएगी। लिखिए अंतिम 3 माह का औसत वेतन या मजदूरी, औसत वेतन या मजदूरी गुणे 15/26, अंतिम 3 माह का औसत वेतन या मजदूरी गुणे 15/26, 15/26। नोट नंबर 3 लिखिए, चौथा नोट लिखिए, हाँ लिखिए इसमें 6 माह या अधिक अवधि के लिए, इसमें 6 माह या अधिक अवधि की सेवा को 1 वर्ष मान लेंगे, इसमें 6 माह या अधिक अवधि की सेवा को 1 वर्ष मान लेंगे, इसमें 6 माह या अधिक अवधि की सेवा को 1 वर्ष मान लेंगे। एक वर्ष मान लेंगे। अब लिखिए दूसरा, द हेडिंग दूसरा, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं,
हाँ, नहीं आते हैं। लिखिए इसमें एक लाइन, इसके अंतर्गत वह कर्मचारी आते हैं, इसके अंतर्गत वह कर्मचारी आते हैं जो केंद्र या राज्य सरकार के, इसके अंतर्गत वह कर्मचारी आते हैं जो केंद्र व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वह कर्मचारी आते हैं जो केंद्र व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम के कर्मचारी होते हैं। सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम के कर्मचारी होते हैं, स्थापित निगम के कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। लिखिए, ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की वह राशि कर मुक्त होगी, ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की वह राशि कर मुक्त होगी जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी। ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की वह राशि कर मुक्त होगी, वह राशि कर मुक्त होगी जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी, जो निम्नलिखित तीनों में सबसे कम होगी। शेष राशि कर्मचारी के वेतन में शामिल करेंगे, शेष राशि को कर्मचारी के वेतन में शामिल करेंगे, शेष राशि को कर्मचारी के वेतन में शामिल करेंगे। लिखिए, पहला लिखवा दे दोनों तो फिर बाकायदे समझाएं, तुरंत याद हो जाएगा, देखना। लिखिए, दूसरा लिखिए, क्या हुआ? लिखिए, नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, या नंबर 2 लिखिए, नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष पर आधे माह का वेतन, नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष, नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष पर आधे माह के वेतन, आधे माह का वेतन। नंबर 3 लिखिए, अधिकतम राशि 20 लाख, अधिकतम राशि 20 लाख, 20 लाख। लिखिए, वेतन का आशय, इसके लिए वेतन अलग है। जो कर्मचारी ग्रेच्युटी, सुन लीजिए, जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत आते हैं, जो नहीं आते, दोनों के लिए वेतन क्या है? अलग अलग है, समझे? इसके लिए वेतन लिखिए, लिखिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि के लिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि के लिए उस वेतन को लिया जाएगा, ग्रेच्युटी की राशि के लिए उस वेतन को लिया जाएगा, उस वेतन को लिया जाएगा जो कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने वाले, जो कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने वाले, जो कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने वाले माह के तुरंत पूर्व 10 माह का औसत वेतन होगा। जो कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने वाले माह के, जो कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने वाले माह के तुरंत पूर्व 10 माह का औसत वेतन होगा, तुरंत पूर्व 10 माह का औसत वेतन होगा। दस माह का औसत वेतन होगा। लिखिए, वेतन बराबर
मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता ब्रैकेट में यदि वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, प्लस महंगाई भत्ता ब्रैकेट में यदि वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, प्लस बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन, प्लस बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन, निश्चित दर से कमीशन। अब नोट लिखिए, इसमें 6 माह या इससे अधिक अवधि को 1 वर्ष नहीं मानते। इसमें 6 माह या इससे अधिक अवधि को 1 वर्ष नहीं मानते। इसमें 6 माह या इससे अधिक अवधि को 1 वर्ष नहीं मानते। इसमें 6 माह या इससे अधिक अवधि को 1 वर्ष नहीं मानते। 1 वर्ष नहीं मानते। चलिए अब सुनिए दोनों अलग अलग। पूरी ग्रेजुएटी का निचोड़ समझ लीजिए, जब इसका न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो एकदम आसान हो जाएगा ये। सुनिए बस सिर्फ बात क्या है। एक वेतन भोगी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान क्या मिलता है? वेतन मिलता है। रिटायर होने के बाद उसको या उसकी उत्तराधिकारी को नियोक्ता कुछ राशि देता है, जिसमें 5-6 मादे हम शुरू में लिखवाए हैं आपको इसी वीडियो में। और जिसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखवाए? ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी के बारे में पूरा नियम लिखवा चुके हैं। अब समझना यह है ग्रेजुएटी होती क्या है। ग्रेजुएटी क्या है? एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके सेवा के दौरान जो कार्य किया रहता है उस कार्य के बदले एम्प्लॉय को, कर्मचारी को या उसके उत्तराधिकारी को जो एक मुश्त राशि दी जाती है, जो एक मुश्त राशि दी जाती है, उसका कहते हैं ग्रेजुएटी कहते हैं। भाई कोई रिटायर हुआ, जिसने सेवा दिया था, उसके बदले नियोक्ता उसे 10 लाख 20 लाख इकट्ठा दे दिया, वो क्या है? वही ग्रेजुएटी। अब सवाल यह है इनकम टैक्स में जो ग्रेजुएटी किसी कर्मचारी को मिलती है या उसके उत्तराधिकारी को मिलती है उसकी मृत्यु के बाद, तो किसके लिए कितना टैक्सेबल है? तो सवाल यहाँ पे सीधा है। अगर ग्रेजुएटी कर्मचारी को मिलेगी तो उसके वेतन में टैक्सेबल होगी। अगर उसकी विधवा को मिलेगी, मतलब उसकी पत्नी को या उसके उत्तराधिकारी किसी को, बेटे को, बेटी को मिलेगी, तो उसके अनुसाधनों से आज शीर्षक में टैक्सेबल होगी। क्लियर हुआ? अब सवाल यह है कि ग्रेजुएटी के लिए कर्मचारी 2 होते हैं, एक सरकारी कर्मचारी होता है और एक गैर सरकारी। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है तो फुली एग्जेम्प्ट, चाहे उसे मिले चाहे उसके उत्तराधिकारी को मिले, रिप्रेजेंटेटिव को, उसने चाहे कर्मचारी को मिले चाहे ग्रेजुएटी के परिवार में किसी को मिले, वो पूर्णतया कर से मुक्त है। कब? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब। आपके प्रश्न में ग्रेजुएटी आती है और गवर्नमेंट, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएटी से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आइए, अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्या है? गैर सरकारी कर्मचारी है, तो देखते हैं कि ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट, नहीं ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम, हाँ 1972 के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? सबसे पहले देखेंगे आता है। अगर कर्मचारी ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है तो क्या नियम है? तो कह रहे हैं कौन कौन आते हैं? किसी भी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी, बागानों में, तेल क्षेत्रों में, खानों में और ऐसे दुकानों या प्रतिष्ठानों में आते हैं कर्मचारी जो जिस दुकान में कभी भी पिछले साल में 10 या इससे अधिक लोग काम किए हों। अब सवाल यहां पर यह है कि इनके लिए कितना कर योग्य है? तो जो निम्न तीनों में सबसे कम होगा, किसमें? 3 राशि में जो सबसे कम होगा वो कर से मुक्त होगा। पहली राशि क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ग्रेजुएटी, मान लीजिए 10 लाख मिली। और तीसरा आपका क्या है? मैक्सिमम अमाउंट, मान लीजिए 20 लाख है, कुछ आपके फॉर्म तीनों में दिया गया है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो पहला और तीसरा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न में आपको दिया रहेगा। ये मैक्सिमम 20 लाख है, ये है जो ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब अगर नहीं आते हैं तो क्या नियम है उसको भी देख लीजिए। अगर नहीं आते हैं तो
नहीं आते हैं तो जो तीनों में सबसे कम होगा वही कर मुक्त होगा। पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ग्रेच्युटी, मान लीजिए 10 लाख मिली, दोनों का साथ साथ करा दे रहे हैं एक साथ। तीसरा क्या है, इसमें भी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट, यहां भी आपका 20 लाख ही है। अब सवाल क्या है, जो दूसरा कैसे निकाला जाएगा। अगर हमको तीनों पता हो जाएगा तो क्या नियम है, व्हिच एवर इज लेस बराबर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, जो तीनों में कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। यहां भी वही नियम है, व्हिच एवर इज लेस बराबर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, जो तीनों में कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। व्हिच एवर इज लेस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अब सवाल यहां पर यह है कि दोनों में दूसरे में केवल दिक्कत है बस, ये दूसरा कैसे निकाला जाएगा। दूसरा तो यहां पर क्या है, 15 डेज एवरेज सैलरी है और यहां है 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी। इसकी गणना हम कैसे करेंगे दूसरे वाले की, तो पहले सुन लीजिए। जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, अगर वो 25 साल, कितना, 25 साल 4 महीना 25 साल 8 महीना सेवा दिए हैं तो उसको 26 साल मान लिया जाएगा जो आते हैं। और नहीं आते तो अगर वो 25 साल 8 महीना सेवा दिए हैं तो उसको 25 साल ही माना जाएगा। यानी जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं उसमें अगर कोई कर्मचारी 6 महीने या इससे अधिक अवधि के लिए काम किया है तो उसको 1 साल मान लिया जाता है। जैसे आप 24 साल 8 महीना काम किए ना, 25 साल मान लिया जाएगा। किसमें, जो आते हैं। और नहीं आते हैं तो अगर वो 24 साल 8 महीना काम किया तो उसको 24 साल ही माना जाएगा, 25 साल नहीं माना जाएगा। ये दोनों में अंतर है, समझ गए। अब दूसरा, इसका वेतन कैसे आएगा। इसका जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनके लिए वेतन क्या है, इनके लिए वेतन है मूल वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यही तीनों आएगा। अब है क्या कर रहे हो ये देखिए, अंतिम महीने का मूल वेतन, अंतिम महीने का महंगाई वेतन, अंतिम महीने का महंगाई भत्ता। अंतिम महीने का, जिस महीने में रिटायर हुए हैं उस महीने का मूल वेतन, उस महीने का महंगाई वेतन, उस महीने का महंगाई भत्ता लिया जाएगा। इसके लिए जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब जो नहीं आते हैं उनके लिए वेतन क्या है, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कब, जब सेवा की शर्तों के तहत होगा तब जोड़ा जाएगा। और प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, ये होगा जो कर्मचारी नहीं आते हैं। अब सवाल क्या है, इसके लिए कह रहे हैं हम जब 15 दिन का वेतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंतिम महीने का मूल वेतन, अंतिम महीने का महंगाई वेतन, अंतिम महीने का महंगाई भत्ता, तीनों जोड़ लीजिएगा, जोड़ के 15/26 कर दीजिएगा, 15/26। अब फिर अगर सेवा 15/26 कर दीजिएगा, फिर अगर सेवा दिए हैं 30 साल तो जो मान लीजिए आया आपका 10,000 आया मान लीजिए, चलिए तो 10,000 गुणे 15/26 किए, जो निकल के आएगा इसको गुणा कर देंगे किससे, जितने साल सेवा किए हैं। अगर 26 साल सेवा किए हैं तो 26 से गुणा कर देंगे तो आपका दूसरा आ जाएगा। सुन लो दूसरा कैसे निकाला जाएगा, जो कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे आप, अंतिम महीने का मूल वेतन, अंतिम महीने का महंगाई वेतन, अंतिम महीने का महंगाई भत्ता, तो जोड़ लोगे ना, जोड़ के 15/26 कर दीजिएगा, समझ गए। अगर मौसमी संस्था में काम कर रहे हैं तो 7/26 कर दीजिएगा, मौसमी समझ, मौसमी। आइए देखिए, तो जो 15/26 करने के बाद आएगा, समझ रहे हो, उसको हम क्या करेंगे, जितने साल सेवा दिए हैं उससे गुणा कर देंगे, जितने साल सेवा दिए हैं। 24 साल दिए हैं तो 24 से, 25 साल दिए हैं तो 25 से, 30 साल दिए हैं तो 30 से, गुणा करके निकाल लिया जाएगा। फिर सुने क्या करेंगे,
जितना जोड़ने पर आएगा गुणे 15/26 कर दिए। करने के बाद अगर सेवा दिए हैं कितने साल, 25 साल सेवा दिए हैं तो 25 से गुणा कर दीजिएगा, 26 साल सेवा किए हैं तो 26 कर दीजिएगा, 30 साल सेवा किए हैं तो 30 कर दीजिएगा, जितने साल सेवा कह रहे हैं उससे गुणा कर दूसरा हमारा आ जाएगा। तो जो तीनों में कम होगा वो कर से मुक्त होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां आइए, जो कर्मचारी ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके लिए कैसे निकालेंगे इसको, सुनिए। अंतिम 10 महीने का मूल वेतन, कौन, अंतिम 10 महीने का मूल वेतन, फिर अंतिम 10 महीने का महंगाई वेतन, अंतिम 10 महीने का महंगाई भत्ता, अंतिम 10 महीने क्या, वो क्या नाम है, बिक्री पर कमीशन करके 10 से भाग दे दीजिएगा। किससे, 10 से भाग दे दीजिएगा। 10 से भाग देने पर जो आएगा, अगर 25 साल सेवा किए हैं तो 25 से गुणा कर दीजिएगा, आपका दूसरा निकल कर आ जाएगा। फिर जो तीनों में कम होगा वो कर से मुक्त होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। समझे बात। तो इसमें क्या निकाला जाएगा, अंतिम महीने का क्या, अंतिम महीने मूल वेतन, अंतिम महीने महंगाई वेतन, अंतिम महीने महंगाई भत्ता इंटू 15/26। इसमें अंतिम के पूर्व जिस दिन रिटायर हुए हैं, जिस महीने में, उसके पहले के 10 महीने का मूल वेतन, 10 महीने का महंगाई वेतन, 10 महीने का महंगाई भत्ता, 10 महीने की बिक्री पर कमीशन। महंगाई भत्ता कब, जब सेवा की शर्तों का जरूरत होगा तब। अब बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, वो वाला जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा उसको हम जितने साल सेवा दे रहेंगे उससे गुणा कर देंगे, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। जो तीनों में कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा।